वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हम लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो है वो हमारी लगातार चल रही थी। आज से हम लोग जो है वो हिंदी के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम लोग जो है वो दोनों को लेके चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारा हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन जो है वो देखा होगा, ठीक है, तो उस वक्त हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि पिछले वर्ष जो है 2019 में जो झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे जो हिंदी का 15 क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपका यूपी टेट या फिर अन्य स्टेट के टेट से जो है वो एज इट इज क्वेश्चन को उठा लिया गया था। ठीक है, और उनकी संख्या जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन आपकी वहाँ पे थी। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जितने भी दूसरे स्टेट में आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ के क्वेश्चन को यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में जो है वो सॉल्व करेंगे। हो सकता है यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस या फिर दूसरे स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, उनमें से हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका 99% जो है वो कॉमन है। ठीक है, ग्रामर की चीज़ें दोनों में पूछी जाती है और वो जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इससे हमारा क्या होगा कि एक तरह से प्रैक्टिस भी होते चलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम लोग जो है वो आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है वो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है वो उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताएंगे। बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके सिलेबस में भी जो है वो कारक पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि कारक चिन्ह याद करना। ठीक है, कारक चिन्ह आपको जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपका जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आपका जो है वो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ओके, देखिए, अगर हम लोग अधिकरण कारक में कारक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे होता है में पर। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि मोहन मैदान में खेल रहा है, ठीक है, मनोज छत पर चढ़ रहा है, तो ये सब जो है वो अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक का यहाँ पे अगर हम लोग कारक चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा का, की और के, ये सब जो है वो संबंध कारक का कारक चिन्ह है। ओके, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कारक चिन्ह। देखिए, हिंदी व्याकरण में जो है वो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। और इन 8 भेद के आपको जो है वो कारक चिन्ह आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है अपादान कारक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपादान कारक किससे कहते हैं? जब 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध हो। ठीक है, जब 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो उससे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। और इसका अगर कारक चिन्ह की बात करेंगे तो से, अलग होने के बोध में से। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी को दे दी जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जब कोई वस्तु किसी को दे दी जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और इसका कारक चिन्ह की बात करें तो के लिए। के लिए आप जो है हमारे बातों को ध्यान से सुनना और जो है इसे नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या हुआ? के लिए। इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो राम ने श्याम के लिए उपहार दिया, तो यहाँ पे के लिए आया, तो यहाँ पे जो है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है वो क्वेश्चन के नंबरिंग में मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो है वो 15 क्वेश्चन बताने वाले हैं। चूँकि हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है दूसरे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो नंबरिंग पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एवं 33 का उत्तर दीजिए इस गद्यांश को पढ़कर। चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या है। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है।
आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं यह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा में उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन को का जो है वो बलिदान दिया था। चलिए, ये था हमारा गद्यांश। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप गद्यांश से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो थर्ड लाइन में आप लोग देखिए कि सारे वाद जो है वो सीमित है। तो कहाँ तक सीमित है? इस लाइन को देखिए, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजनीतिक क्षेत्र तक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इसका आंसर जो है वो आपको पैसेज से देना है। तो पैसेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो फर्स्ट लाइन देखिए आप लोग, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कनुपीडिया के रचनाकार कौन है? एक यहाँ पे जो है वो आपका पुस्तक है, आप कह सकते हैं रचना है, ठीक है। तो इसका रचनाकार का नाम यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। कनुपीडिया के रचनाकार जो है वो धर्मवीर भारती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लुत स्वर कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जानने से पहले जो है आपको ये चीज़ समझना होगा कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका जो है वो हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं यहाँ पे कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मात्रा के आधार पर स्वर को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग जो है वो डिटेल से आंसर भी नीचे आपको कर दिए। इसका PDF जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको आंसर जो है वो नीचे में मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को नीचे स्लाइड करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 का डिटेल में आंसर, इसे समझते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के जो है वो 4 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्वार्ध स्वर और प्लुत स्वर। तो आपको प्लुत स्वर से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चारों चीज़ों जो है वो आपको याद करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम जो है वो लघु स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसे हम लोग जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो है, जिससे हम लोग दूसरा नाम है गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है, जैसे आ, ई, उ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, इन्हें जो है वो दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्वार्ध स्वर किसे कहते हैं? तो इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है, मतलब कि इससे भी यहाँ पे जो है वो कम समय लगता है, ठीक है। जैसे एंग हो गया, उसी तरह यहाँ पे अ लिखा गया है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्लुत स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यह स्वर लेखन में नहीं है या किसी को पुकारने में काम आते हैं, ठीक है। यह जो है प्लुत स्वर जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यह स्वर लेखन में नहीं है, यानी कि इसे लिखने में यूज जो है वो नहीं किया जाता है। किसी को पुकारने में काम आता है, जैसे ओम का ओ स्वर। तो आपका क्वेश्चन जो है वो 35 था। 35 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो 2 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? दोस्तों आप जो है उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है में वाच्य का जो है वो कौन सा रूप है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस चीज़ को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे है। इसका आंसर जो है वो डिटेल में हम आपको नीचे दे रखे हैं ताकि आपको जो है वो नोट्स करने में आसानी हो। ठीक है, नोट करने में जो है वो आसानी हो। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन प्रमुख है उसे वाच्य कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होगी। ठीक है, इसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होगी। ये जो है वो आपका वाच्य का जो है परिभाषा हो गया। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हम ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहा जाता है। कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है, तो देखिए यहाँ पे जो है समझिए इस चीज़ को कि वर्ब कौन सा है, क्रिया है ये आपका खेलना। अब ये जो क्रिया है वो किस पे जो है वो प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, किस पे जो है इसका प्रधानता बन रही है। तो यहाँ पे किस पे बन रही है, कर्ता पे, यानी कि रोहित पे। ओके, यहाँ पे खेल कौन रहा है, रोहित खेल रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका क्रिया की जो प्रधानता है वो आपका कर्ता पे बन रही है। रोहित यहाँ पे जो है वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो है वो कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य समझते हैं, क्रिया के जिस रूप से में कर्म प्रधान हो, ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि रोगी को दवा दी गई। उसी तरह भाववाच्य क्या हुआ, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से जो है वो टहला भी नहीं जाता, तो यहाँ पे जो है भाववाच्य होगा। तो इस चीज़ को आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी जो है क्वेश्चन बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारा 36 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है वो राम आम खाता है में कौन सा वाच्य का वाच्य कौन सा होगा। तो यहाँ पे 36 का जो है वो आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। ठीक है, जहाँ पे आपका जो है वो क्रिया का प्रधानता जो है वो कर्ता के द्वारा होता है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहमिन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो आपको जो है वो अलंकार समझना होगा। अलंकार भी आपके चैप्टर में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है इसका आंसर करने वाले हैं, ताकि आपको जो है वो चीज़ें को करने में आसानी हो और चीज़ें जो है ज़्यादा देर तक याद रहें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तभी हम इस क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए 36 का यहाँ पे हम जो है वो डिटेल में आंसर आपको दे रखे हैं। ये रहा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हो, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे रहमिन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता, और चून यानी कि आटा के संदर्भ में जल अर्थात पानी है। तो इसे हम लोग यहाँ पे जो है वो श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार किससे कहते हैं, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए। ठीक है, अभेद दिखाया जाए, जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना, लेहों में चंद्रमा और खिलौने में समानता ना दिखाकर चंद्र को ही खिलौना बोल दिया गया है। ठीक है, तो से ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप ग्रामर बुक से जो है वो इसको शुरू से, ठीक है, बेसिक से चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तभी ये चीज़ आपको जो है वो समझ में अच्छे से आएगी। इसे जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको जो है वो बस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक क्लास करवा रहे हैं, जहाँ पे चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकती है। तो आपको जो है वो इसे डिटेल से पढ़ लेना है। उपमा अलंकार किससे कहते हैं, जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, जैसे हर
कर कमल सा कोमल है। कर जो है वो कमल सा कोमल है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन होता है, जैसे मुख मानो चंद्रमा है में मुख को चंद्रमा कहा जा रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन होता है, जैसे मुख मानो चंद्रमा में मुख को चंद्रमा कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 था। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अलंकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन था 37। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन। तो यहाँ पे पानी का जो है वो बहुत अर्थ शब्द दे रखा है पानी के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। 37 का श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, सही है, ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कौन सा शब्द यहाँ पे जो है वो सही है? तो शब्द शुद्ध है, सही है। अंगना। तो अंगना का जो है वो यहाँ पे शुद्ध बोला गया है। ठीक है, तो अंक, ये शब्द जो है वो आपका यहाँ पे शुद्ध है। बाकी अंगना ये भी गलत है। चांद में चंद्रबिंदु होता है तब ये सही होता। आँख में भी चंद्रबिंदु होता है, ये भी गलत है। अंगना नहीं होता दोस्त, आंगन होता है। ठीक है, आंगन। तो आपका जो है बस ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे जो है वो सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, सन्निधि, सन्निधि। तो देखिए चारों जो है वो का उच्चारण लगभग एक समान जैसा है, लेकिन यहाँ पे वर्तनी में जो है वो थोड़ा आपका अंतर दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका मतलब होता है आमने सामने की स्थिति। आमने सामने की स्थिति, इस चीज़ को आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है वो निर्भर करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहा जाता है। ओके, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहा जाता है, तब हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए यहाँ पे जो इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे हमने जो है वो आपको समझाने की कोशिश किया है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण, एक बच्चा सीखने के दौरान जाने अनजाने या कुछ वैकल्पिक अवधारणाओं के कारण गलतियाँ करता है। यह एक शिक्षक का काम है कि वह छात्रों की उन गलतियों का निदान करने यानी कि सॉल्यूशन करने या फिर सॉल्व करने तथा उपचार करने में मदद करें। इसी विधि को उपचारात्मक विधि कहते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि उपचारात्मक विधि किसे कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य बच्चों के शिक्षण संबंधी कमजोरियाँ, कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने से है, या विद्यार्थियों की त्रुटियों का संशोधन करने से संबंधित है, या निदानात्मक शिक्षण से जुड़ा हुआ है और विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधी कर्मियों का सही अवलोकन करने में मदद करता है। वहीं उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन कमियों और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपचारात्मक शिक्षण किसे कहा जाता है, ये चीज़ आपको जो है वो बताया गया है। एज ए शॉर्ट आप बात करें सीधा सीधी, तो स्टूडेंट में जो कमी होती है, ठीक है, उसको टीचर के द्वारा सुधारा जाता है ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका उपयोग भाषा कौशल में सुधारने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है कि किसी विशेष समस्या क्षेत्र को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, या छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों की पहचान के बाद किया जा सकता है। एक शिक्षक को इस पद्धति को लागू करने के लिए छात्रों के गुण और कमजोरियों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक पहले छात्रों की समस्या का निदान करता है और फिर उपयुक्त उपचारात्मक तरीके लागू करता है। ओके, तो यहाँ से आपको जो है वो उपचारात्मक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये आपको यहाँ से पता चलेगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 40 था।
अब यहाँ पे आपको जो है वो राइट आंसर बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा निम्नलिखित निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, और फोर्थ ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब आप खुद दे सकते हो, समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। स्टूडेंट में जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्याएं आती है, उनको पहचान करना और उन्हें जो है वो उनका उपचार करना, उन्हें सही राह दिखाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 से 42 के सही विकल्प छांटिए। यहाँ पे जो है वो एक पद्यांश दे रखा है, इसको आपको जो है वो पढ़ना है और नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। देखिए ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब इस चैप्टर को जो है वो आप अच्छे से पढ़ के समझे होंगे, ठीक है, तभी इन चीज़ों को जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि शांत रस किसे कहा जाता है, वात्सल्य रस किसे कहा जाता है, करुण रस किसे कहा जाता है और श्रृंगार रस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वात्सल्य रस, तो देखिए जो प्रेम एक टीचर का स्टूडेंट के प्रति होता है, माता का बच्चों के प्रति होता है, या फिर बड़ों का बच्चों के प्रति होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रेम है वो वहाँ पे वात्सल्य रस कहलाएगा। करुण रस जो है वो आपका थोड़ा दुख वेदना से संबंध होता है, ओके, एक बिछड़ने का जो दुख होता है वहाँ पे करुण रस का बोध होता है। श्रृंगार रस की बात करें तो नायक नायिका के बीच प्रेम, बिछड़ने का दुख या फिर अलग होने का जो दुख होता है वहाँ पे आपका श्रृंगार रस का उपयोग किया जाता है। शांत रस की बात करें तो शांत रस जो है वो यहाँ पे आपका परमात्माओं का जो हम कह सकते हैं आध्यात्मिक ध्यान होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उस अर्थ में आपका शांत रस का उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो पद्यांश यूज किया गया है वो जो है एक तुलसीदास के द्वारा लिखित रचित एक कवितावली बुक से जो है वो इस पद्यांश को उठाया गया है और इसमें जो है वो राम के जीवन के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा रस यूज किया गया है, वात्सल्य रस, इसका राइट आंसर जो होगा वात्सल्य रस, ओके। यहाँ पे जो एक तरह से प्रेम को दिखाया गया है, तुलसीदास के प्रति जो है वो राम के लिए जो प्रेम है उस चीज़ को यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका जो है वात्सल्य रस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको इसी PDF में नीचे मिल जाएगा। जब आप इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे जो है आपका इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। उपयुक्त पद किस कवि का है, तो उपयुक्त पद जो है वो आपका तुलसीदास का है। यहाँ पे अगर पूछा जाता कि कौन सा बुक से लिया गया है, कौन सा कविता से या फिर किताब से उठाया गया है, तो कवितावली, तुलसीदास द्वारा लिखित एक रचना है कवितावली, वहाँ से जो है इस पद्यांश को उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कर चुका है कि आपका जो है वो उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे डिटेल से नहीं जानेंगे क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को जानना व्यर्थ है। आप उस चीज़ को जो है वो याद कर लीजिएगा। आपको जो है इसका PDF टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुका है। तो यहाँ पे स से जो है दंत्य, ठीक है, स का उच्चारण दंत्य, यह जो है आपका शुद्ध है। बाकी ये सब जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। ये चीज़ आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, एक बार इसे जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ऊपर में वाला था, इसका भी आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे पे मिल जाएगा। उसका आंसर आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो विसर्ग कंठीय वर्ण है, ये आपका सही है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये भी आपका ठीक है। 2 महाप्रयाण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये लाइन आपका जो है वो यहाँ पे अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 अच्छा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे मेरे लड़के, तो यहाँ पे एक वचन ठीक है, कर्ता का यूज है, पुल्लिंग भी है। बहुवचन जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा झारखंड BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास 1 थी। इसके बाद जो है वो और 9 क्लासेस आएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहे
ठीक है। आप लोग चाहते हो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिंदी की क्लास जो है वो कंटिन्यू रहे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम जो है इससे रिलेटेड और 9 क्लास जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। उनमें हम लोग टोटल जो है वो 15-15 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इससे आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होती चलेगी, ठीक है, और चीज़ें भी समझ में आएगी। तो कमेंट करके बताइएगा, ओके। और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में अच्छा खासा आप लोग का रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, तो इसीलिए हम जो है उसकी क्लास कंटिन्यू रखे हुए हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसकी भी क्लास कंटिन्यू रखें या फिर नहीं, ओके। और अगर आपको रीजनिंग और इंग्लिश की भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।